यूनिट 1 और यूनिट 2 के बाद आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 का मैराथन करने वाले हैं। तो इसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से आपकी जो यूनिट 3 की तैयारी है काफी अच्छे से होने वाली है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आधुनिक मीडिया शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशन? एडगर डेल, फ्लेंडर, इरिक्सन या चार्ल्स बेबेज? किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? एडगर डेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या पूछा गया है कि इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेक्ने विच मीन्स एन आर्ट और क्राफ्ट। कि यह ग्रीक शब्द टेक्ने से आया है जिसका अर्थ है कला या शिल्प। तो नीचे जो शब्द है उनमें से कौन सा ऐसा शब्द है, वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड टेक्ने से आया है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नीशियन है या टेलीपैथी है? क्या है आंसर इसका? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो याद रखना कंसेप्ट, बिल्कुल समझना इसको कि टेक्नोलॉजी जो शब्द है, जो वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड टेक्ने से आया है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? दीक्षा के बारे में पूछा है कि व्हाट डज दीक्षा रिफर टू, कि दीक्षा का तात्पर्य क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका पूरा नाम क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंडिया नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है, बी है, सी है या डी है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दीक्षा का जो फुल फॉर्म है, क्या है इसका फुल फॉर्म? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, जब भी दीक्षा की बात आए तो डी फॉर डिजिटल, ठीक है, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, और के फॉर नॉलेज, और एस एच ए शेयरिंग। ठीक है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से किसका संबंध प्रबंधन तकनीक से है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट टेक्निक? ठीक है, तो क्वेश्चन में मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में पूछा है, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप नीचे हमें देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द जो इससे मतलब मिलता है, ठीक है, जिसका संबंध मैनेजमेंट टेक्निक से है। हार्डवेयर अप्रोच है, सॉफ्टवेयर अप्रोच है, सिस्टम एनालिसिस है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब हम मैनेजमेंट टेक्निक की बात करते हैं, प्रबंधन तकनीकी की बात करते हैं, तो उसका संबंध क्या होता है? सिस्टम एनालिसिस से, प्रणाली विश्लेषण से। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्या पूछा है? स्वयं का पूरा नाम पूछा है। ठीक है, स्वयं, SWAYAM, इसका पूरा नाम क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्टडी वेब्स फॉर ऑफ एक्चुअल लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, या स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एक्सपायरिंग माइंड? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या पूछा है कि इसे अनुदेशात्मक तकनीकी या शिक्षण तकनीकी या व्यवहार तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और टीचिंग टेक्नोलॉजी और बिहेवियर टेक्नोलॉजी। तो किसे जाना जाता है? सिस्टम एनालिसिस को जाना जाता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच को जाना जाता है, हार्डवेयर अप्रोच को जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी या बिहेवियर टेक्नोलॉजी, तो इसके संबंध में कौन सा वर्ड आता है जिसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर अप्रोच? ठीक है, हार्डवेयर मतलब मशीनरी, ठीक है, और सॉफ्टवेयर का है कि जहाँ पे हम उसको किस तरह से उस मशीनरी को यूज करना है, यहाँ पे मेथड्स और सारी चीजें आ जाती हैं। फिर विच पोर्टल इज प्रोजेक्ट एज वन नेशन वन प्लेटफॉर्म? कि किस, जब आप किस ये नीचे जो, चाहे हम निष्ठा की बात करें, दीक्षा की बात करें, शक्ति की बात करें, ज्ञान की बात करें, तो किस पोर्टल ठीक है लिखा है वन नेशन वन प्लेटफॉर्म? कि किस पोर्टल को वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है? किसको किया गया है? निष्ठा को, दीक्षा को, शक्ति को, ज्ञान को, किसको? तो राइट आंसर क्या है? दीक्षा। क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि इसमें शिक्षण और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है ताकि विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाया जा सके। इन दिस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर यूज्ड सो
that desirable changes can be brought about in the behavior of student। तो किस में? सिस्टम एनालिसिस में, सॉफ्टवेयर अप्रोच में, हार्डवेयर अप्रोच में, और इनमें से कुछ नहीं। ठीक है। तो देखिए, सिस्टम एनालिसिस का इसके बारे में हमें पता है कि मैनेजमेंट टेक्निक है। ठीक है। हार्डवेयर अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे मशीनरी आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कि पढ़ाना कैसे है, सिखाना किस तरह से है, किन तरीकों से है, तो यहाँ पर फिर आ जाता है सॉफ्टवेयर अप्रोच। ठीक है, कोमल पागम। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। में क्या पूछा है कि व्हाट इज अ ब्लॉग? ब्लॉग क्या है? ऑप्शन ए, अ वेबसाइट विथ कंटेंट अपडेटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि समय समय पर अपडेट होने वाली जो सामग्री वाली वेबसाइट है। ठीक है। अ वेबसाइट टू डिस्प्ले कंपनी डिटेल, की कंपनी विवरण प्रदर्शन करने वाली एक वेबसाइट है। स्टैटिक वेबसाइट, एक स्थिर वेबसाइट है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब व्लॉग की बात करते हैं ना, तो व्लॉग क्या है? तो राइट आंसर क्या है? समय समय पर अपडेट होने वाली सामग्री वाली वेबसाइट क्या है? व्लॉग है, जहां पर जो कंटेंट क्रिएटर होता है टाइम टाइम पे इसको अपने फोटोज है, वीडियोस है, डाल के इसको अपडेट करता है। ठीक है। तो इस तरह की वेबसाइट को हम कहते हैं ब्लॉग। क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षण के चरणों का परिचय किसने अपनी पुस्तक, जो क्या पुस्तक का नाम था, लाइफ इन क्लासरूम में दिया? हु इंट्रोड्यूस द फेसिस ऑफ टीचिंग इन हिज बुक लाइफ इन क्लासरूम? जो टीचिंग के जो फेसिस हैं, ठीक है, चाहे हम प्री की बात करें, चाहे एक्टिव की बात करें, चाहे पोस्ट मतलब एक्टिव स्टेज की बात करें। ठीक है। तो जो ये टीचिंग के अलग अलग जो फेसिस हैं, ठीक है, इसके बारे में किसने बताया अपनी बुक लाइफ इन क्लासरूम? बुक का नाम क्या है? लाइफ इन क्लासरूम, जिसमें फेसेस ऑफ टीचिंग का जिक्र है। और पूछा गया है कि ये बुक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है? कार्ल पोपर ने लिखी है, फिलिप जैक्सन ने लिखी है, पियाजे ने लिखी है, या डेविड ह्यूम ने लिखी है? तो किसने लिखी है? ए बी सी डी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर है फिलिप जैक्सन ने लाइफ इन क्लासरूम नामक एक बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने फेसिंग ऑफ टीचिंग के बारे में लिखा है, शिक्षण के अलग अलग चरण। क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, कि विच ऑफ दिस इज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म? की इसमें से आपको बताना है कि ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म कौन सा है। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस है, और या कॉम है, ठीक है, व्लॉगर है, या विक्स है, टम्बलर है, या गेटर है, या सभी हैं? राइट आंसर क्या है? तो देखिए, जब व्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं ना, तो इसका राइट आंसर है ए भी है, बी भी है, सी भी है। मतलब राइट आंसर क्या है? डी। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि चाहे हम वर्ल्ड प्रेस की बात करें, चाहे हम कॉम की बात करें, ठीक है, चाहे हम विक्स की बात करें, चाहे हम ब्लॉगर की बात करें, चाहे हम टम्बलर की बात करें, चाहे हम गेटर की बात करें, इस सारे के सारे क्या हैं? व्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। में क्या पूछा है कि शिक्षण का समझ स्तर किसके द्वारा प्रस्तावित है? अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग इज प्रपोज्ड बाय। ठीक है। कि जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग की बात करते हैं, मेमोरी लेवल आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये जो अलग अलग लेवल हैं, ठीक है, तो इसमें से जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो टीचिंग है, ठीक है, ये किसके द्वारा प्रस्तावित है? हंट के द्वारा, जॉन एफ हर्बर्ट के द्वारा, मॉरिसन के द्वारा, या डेविड ह्यूम के द्वारा? किसके द्वारा? तो यहाँ पे जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, तो इसके किसके द्वारा प्रस्तावित है? मॉरिसन के द्वारा। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जब शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को दो या दो से अधिक की संख्या में मतलब समूह में पढ़ाते हैं, एक क्लास में दो या दो से ज्यादा टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इस प्रकार की शिक्षक को क्या कहते हैं? मतलब इस प्रकार के जो शिक्षण है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है। टीम टीचिंग कहते हैं, यहाँ पे आएगा नौ। इस प्रकार के शिक्षण को हम क्या कहते हैं? ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? टीम टीचिंग कहते हैं, ग्रुप टीचिंग कहते हैं, क्लासरूम टीचिंग कहते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कहते हैं। तो ठीक है, जब देखिए, अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना होगा कि जब एक क्लास में दो या उससे ज्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं, दो या दो से ज्यादा टीचर, तो इस तरह की जो टीचिंग है ना, उसको हम क्या कहते हैं? टीम टीचिंग कहते हैं। ठीक है। टीम टीचिंग, समूह शिक्षण। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। में क्या पूछा है कि यह शिक्षण का सबसे बुनियादी और निम्नतम स्तर माना जाता है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट बेसिक एंड लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। किसे माना जाता है? सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग,
मेमोरी लेवल टीचिंग या अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। ठीक है, चिंतन स्तर शिक्षण, शिक्षण का स्मृति स्तर, समझ स्तर। तो देखिए, जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो इसके अलग अलग लेवल हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये टीचिंग के अलग अलग लेवल हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल है, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है, सबसे लोवेस्ट लेवल क्या है। तो देखिए, जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है ना, तो सबसे पहले बच्चों को कहा जाता है कि तुम उसको रट्टा लगाओ। ठीक है, तुम उसको याद करने की कोशिश करो। तो स्टार्टिंग में याद करवाया जाता है, मतलब मेमोरी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को समझाया जाता है। फिर जब बच्चा याद कर लेता है, समझ जाता है, तो इस काबिल हो जाता है कि खुद से सोच सके, समझ सके, चीजों के बारे में बता सके। तो इसलिए सबसे लोवेस्ट लेवल जो होता है वो मेमोरी लेवल होता है। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। ठीक है, जो सीखा उसके बारे में बताना, व्यक्त करना। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या पूछा है कि व्लॉग पर वीडियो सामग्री बनाना और प्रकाशित करना क्या कहलाता है। तो देखिए, आजकल लेटेस्ट ट्रेंड आपको मिल रहा है। ठीक है, पहले जो ब्लॉग होते थे उसमें क्या होता था कि आप उसको उसमें जो भी आपको बताना होता था आप उसको लिखते थे। ठीक है, लिख कर आप बताते थे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसकी वीडियोस बनने लगे हैं, जिसको हम कहते हैं व्लॉग, वीडियो लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर व्लॉग पर वीडियो सामग्री बनाना और प्रकाशित करना क्या कहलाता है। क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वीडियो कंटेंट ऑन द व्लॉग इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, व्लॉग, मीडिया व्लॉग, रील या शॉर्ट्स। तो यहाँ पे इसको, इसके लिए जो सही वर्ड है वो व्लॉग है। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे इस तरह के बहुत सारे व्लॉग के चैनल है। कोई फूड, कोई ट्रेवलर व्लॉग है, कोई फूड का है। ठीक है, अलग अलग आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है कि जब ब्लॉग पर वीडियो सामग्री बनाना और प्रकाशित करना कहलाता है, क्या कहलाता है, व्लॉग कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या पूछा है कि यह शिक्षण मॉडल इस बात पर केंद्रित है कि विद्यार्थी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, संग्रहित करते हैं और पुनः प्राप्त करते हैं। दिस टीचिंग मॉडल फोकसेस ऑन हाउ स्टूडेंट एक्वायर, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। तो कौन सा यहाँ पर किस मॉडल की बात की गई है, द पर्सनल टीचिंग मॉडल की, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टीचिंग मॉडल की, स्कूल लर्निंग मॉडल की, या कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल की, किस मॉडल की बात की गई है। तो देखिए, यहाँ पे तीन चीजें हैं। इस मॉडल में सबसे पहले स्टूडेंट जानकारी को इकट्ठा करते हैं, उसको दिमाग में स्टोर करते हैं और फिर उस पर सोचते समझते हैं और सही जानकारी फिर से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह का जो मॉडल है उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टीचिंग मॉडल, सूचना प्रसंस्करण शिक्षण मॉडल। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या पूछा है, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर, कि यूआरएल का अर्थ क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिवर्सल रिजर्व लोकेशन है, यूनिवर्सल रिपोजिटरी लोकेशन है, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या है यूआरएल का, तो यूआर का राइट आंसर क्या है, ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अक्सर आपने जब वीडियोस आप देखते होंगे तो ऊपर आपने देखा होगा कि यूआरएल लिखा आता है उसका ऊपर का। ठीक है, तो उस तरह के जो मतलब जहाँ पे एड्रेस जगह होती है ना, वहाँ पे उसका यूआरएल आता है। तो कई बार आपको अगर वो वीडियो किसी के साथ शेयर करनी होती है तो या तो आप वीडियो को शेयर कर देते हो, अगर शेयर करना पॉसिबल नहीं होता तो ऊपर आप जाके क्या करते हो, ये एरिया जो है यहाँ पर आप क्या करते हो, उसको कॉपी करते हो। तो ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन में, इस तरह का जो होता है यूआरएल होता है, यहाँ यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और फिर दूसरों को हम सेंड कर देते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यह कक्षा शिक्षण की एक कृत्रिम स्थिति के रूप में अपने स्वयं के समूह में शिक्षक की भूमिका निभाकर विद्यार्थी शिक्षकों के बीच कुछ वांछनीय व्यवहारों को प्रेरित करने के लिए फीडबैक उपकरण के तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इट मे बी डिफाइंड एज ए मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइस टू induce certain desirable behavior among student teachers by playing the role of teacher in their own group as an artificial situation of classroom teaching, artificial situation of classroom teaching। ठीक है, या कक्षा शिक्षण की एक कृत्रिम स्थिति, तो उसे क्या कहते हैं, सिमुलेटेड टीचिंग कहते हैं, स्कूल इंटर्नशिप कहते हैं, टीचर ट्रेनिंग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब हम आर्टिफिशियल सिचुएशन की बात करते हैं ना, तो अक्सर स्कूल में जाने से पहले आपको क्लासरूम में ही प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसमें से आपके ग्रुप में क्या होता है कि पहले क्या होता है, माइक्रो टीचिंग होती है जिसमें एक एक स्किल आपको बताई जाती है। जब आप सारी स्किल सीख लेते हैं तो फिर क्या होता है,
कि क्लास में ही आप टीचर का रोल प्ले करेंगे, बाकी सब बच्चों का रोल प्ले करेंगे, आपको टॉपिक पढ़ाना होगा तो ठीक है। तो इस तरह की आर्टिफिशियल जो टीचिंग होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, सिमुलेटेड टीचिंग या अनुकरणीय नकल शिक्षण कहते हैं। आप सबने भी बीएड में किया होगा ये सारा, बीएड में, डीएलएड में। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कंप्यूटर सहायक प्राप्त निर्देश डैश सिद्धांत पर आधारित है, कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। तो किस सिद्धांत पे आधारित है? क्लासिकल कंडीशनिंग पे है, या ऑपरेंट कंडीशनिंग पे है, या पेवलोवियन कंडीशनिंग पे है, या सेंडर कंडीशनिंग पे है? किस कंडीशनिंग पे है? ठीक है, राइट आंसर क्या है? ए बी सी डी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट रेड पे किया था। ठीक है, तो जब हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI की बात करते हैं तो किस प्रिंसिपल पे आधारित है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको स्किनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? कि यह शिक्षण पद्धति पारंपरिक आमने सामने शिक्षण, जैसे नॉर्मली क्लास में होता है, ठीक है, और ई लर्निंग के सर्वोत्तम पहलुओं को जोड़ता है। ई लर्निंग मतलब घर बैठे बैठे आप अपनी क्लास को कर सकते हैं, क्लास में जाने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यह शिक्षण पद्धति पारंपरिक आमने सामने शिक्षण, जो ट्रेडिशनल हमारा टीचिंग है, ठीक है, जिसको ऑफलाइन भी हम कहते हैं, और ई लर्निंग के सर्वोत्तम पहलुओं को जोड़ता है, ताकि आधुनिक शिक्षार्थियों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। दिस टीचिंग methodology combines the best aspect of traditional face-to-face teaching and learning to meet the emerging needs of modern learners, की आज के टाइम की जरूरत है। ठीक है, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पुरानी चीज भी होनी चाहिए, नई चीज भी होनी चाहिए। तो इस तरह का जो मिश्रण है क्या कहलाता है? जहाँ पे ऑफलाइन टीचिंग भी हो रही है, ऑनलाइन भी हो रही है, तो क्या कहलाता है? इसको हम ऑफलाइन कहेंगे, ऑनलाइन कहेंगे, ब्लेंडेड कहेंगे, डिस्टेंस लर्निंग कहेंगे, क्या कहेंगे? तो देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन मतलब जो ट्रेडिशनल टीचिंग है, इसका जो मिक्सअप है उसको हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, मिश्रित लर्निंग या मिश्रित अधिगम। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है? द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर, कि ईमेल शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? इमरजेंसी मेल, एक्स्ट्रा मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, या एक्सटर्नल मेल? तो राइट आंसर क्या है? ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है? वन टीचिस वन ऑब्जर्व्स और वन टीचिस वन असिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि एक सिखाता है एक दिखता है, या एक सिखाता है और एक सहायता करता है। तो किसका उदाहरण है? ब्लेंडेड टीचिंग का है, ऑनलाइन टीचिंग का है, जॉयफुल टीचिंग का है, टीम टीचिंग का है? किसका उदाहरण है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ब्लेंडेड होगा, ऑनलाइन होगा, जॉयफुल होगा, टीम टीचिंग होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि एक सीखता है, एक सिखाता है, एक क्लास में देखता है, या एक सिखा रहा है दूसरी उसकी हेल्प करता है, तो इस तरह की टीचिंग को टीम टीचिंग कहते हैं, जहाँ पे क्लास में दो या दो से ज्यादा टीचर मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे क्या पूछा है? कि निम्न में से किसने ईमेल नामक सॉफ्टवेयर पर 1982 में अपने नाम से कॉपीराइट करवाया? Who among the following copyrighted the software email in his name in 1982? रे टॉमलिंसन ने किया, शिवा अयादुरई ने किया, कैल्विन क्लाइन ने किया, या जे थॉमसन ने किया? तो राइट आंसर क्या है? ईमेल का जो कॉपीराइट किसने अपने नाम से करवाया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? शिवा अयादुरई। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है? कि एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इफ वी क्लिक ऑन अ वर्ड ऑन अ वेब पेज, अ न्यू डॉक्यूमेंट ओपन्स, व्हाट इज कॉल्ड? ठीक है, तो देखिए, क्या हम कहेंगे? एंकर कहेंगे, URL कहेंगे, हाइपरलिंक कहेंगे, रेफरेंसेस कहेंगे, क्या कहेंगे? तो अक्सर आपने जब गूगल पे आप सर्च करते हैं ना, तो बहुत सारी आपने देखे होंगे, इंसाइक्लोपीडिया पे भी आपने देखा होगा कि कुछ जो शब्द होते हैं ब्लू कलर से होते हैं, ठीक है, और उन पे जब आप शब्द पे क्लिक करते हैं ना तो एक नया पेज खुल जाता है। तो इस तरह के जो शब्द को क्या कहते हैं, जिस पे क्लिक करने से एक नया मतलब पेज खुल जाता है? ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, तो उन पर क्या होता है? हाइपरलिंक। इस तरह के लिए हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं, कि उनका अटैचमेंट किसी फाइल से होता है, किसी इमेज से होता है, किसी वीडियो से होता है, इसलिए उनका कलर ब्लू हो जाता है, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह के जो वर्ड को हम क्या कहते हैं? हाइपर लिंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, कि वेबसाइट किसका संग्रह है? ऑडियो फाइल्स का, इमेज फाइल्स का, वीडियो फाइल्स का, या HTML फाइल्स का, किसका है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? 25 का डी, HTML फाइल। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति ईमेल संदेश का संक्षिप्त वर्णन करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस ब्रीफली डिस्क्राइब एन ईमेल मैसेज? तो देखिए, जब हम ईमेल किसी को भेजते हैं ना, तो साथ ही साथ क्या होता है कि ऊपर एक मतलब सबसे पहले क्या होता है, हमारा ईमेल एड्रेस होता है, फिर हम जिसको भेजते हैं उसका ईमेल एड्रेस होता है, फिर सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में जैसे मान लो आप लीव के लिए भेजते थे तो 1 डे लीव, 2 डे लीव, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि सब्जेक्ट में हम पूरा जो मैसेज होता है ना, उसको उसको हम एक या दो लाइन में लिख देते हैं, ताकि जिसको भी हम मेल करें उसको पता चल जाए क्या लिखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक है, बी। कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति ईमेल संदेश का संक्षिप्त वर्णन करती है? तो कौन सा करती है? सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? देखिए, अगर आप जीमेल यूज करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो फालतू की, जो मतलब जो बिना जरूरत की जो मेल होती है ना, इस तरह की बहुत सारी कॉमर्शियल मेल आती है, तो ये सीधा कहाँ पे चली जाती है? एक इसके लिए एक अलग मतलब मेल की आप देखोगे तो इसके लिए एक अलग स्पेस दिया होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जंक कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट कहते हैं, स्पैम कहते हैं, या र्यूमर्स कहते हैं? तो क्या आंसर है? तो होता है स्पैम। आप कभी भी ईमेल में देखोगे तो नीचे सेंड के काफी नीचे की तरफ देखोगे तो स्पैम होता है। तो जो भी इस तरह की गैर जरूरी जो मेल होती है वो स्पैम में चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस नेटवर्क पर ईमेल का आदान प्रदान किया गया था? किस नेटवर्क पे किया गया था ईमेल का आदान प्रदान? अर्पानेट पे किया गया था, SMTP पे किया गया था, IP पे किया गया था, TCP पे किया गया था? तो सबसे पहले इंटरनेट से आने से पहले क्या था? अर्पानेट था। तो इसके थ्रू ईमेल का आदान प्रदान किया गया था, ठीक है। इंटरनेट का पुराना रूप अर्पानेट है और उसी का अपडेटेड रूप है इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड? कि किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज, मेन्यू बार, इंडेक्स, या सभी? तो देखिए, आप मान लो आप सीटेट की वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है। आप उत्तराखंड का जो स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड है उसकी वेबसाइट ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद जो सबसे पहला पेज आता है ना, ठीक है, जिसमें उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल होती है, ठीक है। तो इस तरह का जो मतलब आता है, फर्स्ट पेज आता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? होम पेज है, मेन्यू बार है, इंडेक्स है, ऑल है। तो राइट आंसर क्या है? होम पेज, ठीक है। तो इसके लिए होम पेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। .edu डोमेन यूज फॉर, कि एजू जो डोमेन है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, NGO के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सा है कि जब हम ईडीयू की बात करते हैं तो इसका मतलब है एजुकेशन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ईडीयू जो डोमेन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए प्रयोग किया जाता है। और स्पेशली देखें तो आप जितनी भी यूनिवर्सिटी देखेंगे ना, तो उसमें आप उसका जो वेब एड्रेस देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये डोमेन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ईडीयू जो डोमेन है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए प्रयोग किया जाता है, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है? क्या नाम है इसका पूरा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टर्मिनल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, या हाइपर टर्मिनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? क्या है इसका राइट आंसर? ABCD? तो देखिए, जब हम HTTP की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या पूछा है? ऑनलाइन लाइब्रेरी की क्या विशेषता है? डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन लाइब्रेरी? क्या है? कम रख रखाव लागत है, मैक्सिमम फिजिकल स्पेस फॉर स्टोरेज, लेस फीस, या इजनेस इन रीडिंग? तो क्या है? देखिए, जब ऑनलाइन लाइब्रेरी की हम बात करते हैं ना, तो उसकी जो बड़ी विशेषता है कि उसकी रख रखाव की इतनी मतलब लागत नहीं होती, ठीक है, लो कॉस्ट होता है। क्यों होता है? एक ऑफलाइन लाइब्रेरी को देखो तो डेली साफ सफाई होती है, ठीक है। और
वहाँ पे हम देखते हैं बुक को मेंटेन करने के लिए भी स्पेशल लोग वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। टाइम टाइम पे बार बार बुक देखना पड़ता है, कहीं दिमाग ना लगे, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं, वेदर चेंज होता है तो उसका भी असर बुक्स पे पड़ता है। तो इस तरह से देखते हैं ऑफलाइन लाइब्रेरी में लाइब्रेरी को मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऑनलाइन लाइब्रेरी की एक खास विशेषता है कि यहाँ पर इसको मेंटेन करने की इतनी कॉस्ट नहीं होती, बहुत कम कॉस्ट होती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल सेट अप करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना पड़ता है, तो किसका? सबसे पहले क्या होता है, शेड्यूल द मीटिंग टाइम होता है, सेंड इनविटेशन टू पार्टिसिपेंट, या सेलेक्ट अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, या टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो इक्विपमेंट। तो क्या होता है सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है, ठीक है। आपको गूगल मीट पे करना है, आपको जूम पे करना है, आप किस पे करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म हम देखते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे करना है, ठीक है। आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को चुन लिया, उसके बाद सेकंड क्या होता है, आप फिर करते हैं जो मीटिंग का समय है उसको निर्धारित करते हैं, ठीक है। और मीटिंग का समय निर्धारित करने के बाद आप क्या करते हैं, सेंड इनविटेशन टू पार्टिसिपेंट, कि जो जो जिनको मीटिंग में शामिल करना है आप उनको इनविटेशन आप क्या करेंगे, भेज देंगे, ठीक है। और लास्ट में फिर क्या है, ऑडियो वीडियो उपकरण का परीक्षण करना, और फिर लास्ट में आपका जो कॉन्फ्रेंसिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी, ठीक है। सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को चुनेंगे, फिर मीटिंग का समय निर्धारित करेंगे, फिर प्रतिभागियों को आमंत्रण भेजेंगे, और इसके बाद फिर उसको स्टार्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल? गुरुकुल है, ज्ञान भारती है, ज्ञान दर्शन है, या विद्या है? क्या है इसका? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जब हम बात करते हैं दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल, तो उसे हम कहेंगे ज्ञान दर्शन, ठीक है। ज्ञान दर्शन, दूरदर्शन, ठीक है, मतलब दूर बैठे बैठे आप घर कहीं पे भी आप आराम से टीवी में देख सकते हैं, और ज्ञान की चीजें देख रहे हैं तो ज्ञान दर्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। द टर्म वेब 2.0 इज कॉमनली यूज फॉर, कि वेब 2.0 शब्द का सामान्य प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? शेयरिंग इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी बांटने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, या सभी के लिए? तो देखिए वेब 2.0 की बात करते हैं तो इसका प्रयोग सभी के लिए किया जाता है, ठीक है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन, डिजाइनिंग, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या पूछा है कि निम्न में से किस विद्वान ने वर्ष 1999 में व्लॉग या वेबलॉग शब्द का प्रयोग अपनी निजी वेबसाइट पर किया था? किसने किया था 1999 में? प्रोफेसर लुपिकिनी ने, डोनिस मैकविल ने, बोहरा ने, पीटर मरहॉस ने? किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी, पीटर मरहॉस। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य प्रणाली है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल सिस्टम, जहाँ पे ऑडियो और विजुअल दोनों ही चीजों का इस्तेमाल होता है, आप देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। तो क्या है राइट आंसर? व्लॉग है, चैट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, या सभी है? तो राइट आंसर क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जहाँ पे आप सामने वाले को देख भी सकते हैं, उसकी आवाज भी सुन सकते हैं, और आप उससे बात भी कर सकते हैं, एक दूसरे को देखकर आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्रिएटिव कॉमन क्या है? इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट रिसोर्स है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, या असिस्टिव टेक्नोलॉजी है? तो देखिए जब आप ऑनलाइन देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, वीडियो आता है, फोटो आता है, तो क्रिएटिव कॉमन क्या होता है कि उनको जो कॉपीराइट की जो अथॉरिटी देता है ना, क्रिएटिव कॉमन देता है। अगर मान लो आप किसी की इमेज आप उठाते हैं, ठीक है, आप किसी की वीडियो उठाकर आप अपने यूट्यूब पे डाल लेते हैं, ठीक है, तो क्रिएटिव कॉमन जो है ये पता लगाता है कि भाई आपने जो भी मटेरियल है आपका है या आपने किसी की कॉपी की है, ठीक है, उसी बेस पर ये एक्शन लेता है। तो ये काम किसका है, क्रिएटिव कॉमन का है। और एक कौन है, एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 39। मूक इज रिलेटेड टू, मूक का संबंध क्या है? ऑनलाइन स्टडी कोर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट, इंटरनेट रिसोर्स, या असिस्टिव टेक्नोलॉजी? तो देखिए जब इसको जानने के लिए मूक का फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज तो मतलब क्या है, मूक का संबंध है ऑनलाइन स्टडी कोर्सेज से है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है कि द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ, कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, जहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मतलब ये किससे रिलेटेड है? सॉफ्टवेयर से है, हार्डवेयर से है, सिस्टम अप्रोच से है, किससे है? तो जब हम ओपन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है? सॉफ्टवेयर अप्रोच से है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज एन ओवरहेड प्रोजेक्ट, कि एक ओवरहेड प्रोजेक्ट क्या है? एक ऑडियो अप्रोच है, विजुअल अप्रोच है, ऑडियो विजुअल अप्रोच है, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब हम ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करते हैं ना, तो उसको आप सुन नहीं सकते, ना ही उसको आप एक ही साथ सुन और देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? विजुअल अप्रोच। उसके द्वारा जो स्लाइड्स होती हैं, आप चीजों को सिर्फ देख सकते हैं। तो एक क्या है? विजुअल अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है कि तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित टीवी चैनल है। द टीवी चैनल क्रिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन, तो क्या है? ठीक है, अ, इनमें से ज्ञान दर्शन 1 2 3 या सभी, तो किसमें हम टेक्निकल जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसको हम देख सकते हैं? उसके लिए किस टीवी चैनल का निर्माण किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान दर्शन 3। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और वितरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ठीक है, कौन सा एक ओपन सॉफ्टवेयर है, मुफ्त है बिल्कुल, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन कोर्सेज को बना सकते हैं, वितरित कर सकते हैं? तो राइट आंसर क्या है? मूडल। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? फैसिलिटेट स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन, विद्यार्थी शिक्षक संचार को सुगम बनाना, शैक्षिक सामग्री का प्रबंधन और वितरण करना, शोध अध्ययन आयोजित करना, या विद्यार्थियों को भौतिक पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना? तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कि जो अधिगम है उसको प्रबंधन, इस तरह का सिस्टम है जो अधिगम को प्रबंधित करता है। तो यहाँ पर क्या है राइट आंसर? तो देखिए, यहाँ पे जब हम बी देखते हैं ना, तो यहाँ पे भी प्रबंधन की ही बात की जा रही है। मैनेज एंड डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट, की शैक्षिक सामग्री का प्रबंधन और वितरण करना। तो इसका संबंध क्या है? इसका संबंध है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे क्या पूछा है कि शिक्षा में फ्लिप्ड क्लासरूम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम इन एजुकेशन? तो देखिए, ऑप्शन देखने से पहले जब हम फ्लिप्ड क्लासरूम की बात करते हैं ना, तो फ्लिप का मतलब है उल्टा पलटा क्लासरूम। उल्टा पलटा क्लासरूम का मतलब क्या होगा? कि नॉर्मली हम देखते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमें होमवर्क मिलता है और घर पे आके हम काम करते हैं। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है? आपको घर बैठे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है, और आपको फिर वहाँ पे एक्टिविटी मिलती है, काम मिलता है, और फिर स्कूल में आप जाकर उन एक्टिविटीज को, उन काम को साथ में मिलकर करते हैं। मतलब यहाँ पे जो आप काम है, यहाँ पे आप काम घर पे लाके नहीं कर रहे, यहाँ पे आप घर से पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, और स्कूल में आके आप काम कर रहे हो। तो जैसे ट्रेडिशनल में क्या होता है, स्कूल में आपको होमवर्क मिलता है और घर में आके आप उसको करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है। ठीक है, तो जब इस तरह का, जब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, फ्लिप क्लासरूम क्या है, कि नॉर्मल क्लासरूम से बिल्कुल अपोजिट चलता है, घर से क्लास ले रहे हो, स्कूल में जाके काम कर रहे हो, ठीक है, ग्रुप में काम कर रहे हो। तो इसके लिए क्या होगा? विद्यार्थी घर पर स्वयं पढ़ाई करते हैं, कक्षा में कार्य करते हैं, शिक्षक कक्षा में व्याख्यान देते हैं और होमवर्क देते हैं, विद्यार्थी अपना सारा समय वर्चुअल कक्षाओं में बिताते हैं, और शिक्षक विद्यार्थियों कक्षाओं में भूमिकाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो अभी हमें क्या पता चला? फ्लिप क्लासरूम मतलब घर से पढ़ाई कर रहे हो और स्कूल में जाकर आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? ए है। विद्यार्थी घर पर स्वयं पढ़ाई करते हैं और कक्षा में कार्य करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे। 46 की बात करें तो एफएम रेडियो चैनलों का समूह, जो कि मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय और आईआईटी द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। तो देखिए, जब हम यहाँ पे भी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जब हम रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो का मतलब है सिर्फ ऑडियो से है, ऑडियो, जहाँ पे आपको सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, एजुसेट, दूरदर्शन। तो देखिए, दूरदर्शन, यहाँ पे तो आप क्या करते हैं, टीवी में चीजों को देखते हैं, देख सकते हैं। एजुसेट सैटेलाइट है। ज्ञान दर्शन, तो यहाँ पे भी दर्शन की बात की जा रही है, मतलब देखने की बात की जा रही है, चैनल का। तो ज्ञानवाणी, वाणी का मतलब है सिर्फ सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए, ज्ञान वाणी। क्वेश्चन नंबर 47, टीकेडीएल का
पूरा नाम क्या है? TKDL, ट्रेडिशनल नेक डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रांसफर नॉलेज डेस्कटॉप लिटरेचर, ट्रांसफर नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसका जो फुल फॉर्म है क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में आईसीटी के लिए एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है? क्या है? आईसीटी यूज इन एजुकेशन इज डिस्करेज, कि शिक्षा में आईसीटी के उपयोग को हतोत्साहित किया जाता है। शिक्षण और अधिगम में सुधार के लिए आईसीटी को एकीकृत किया जाना है। आईसीटी इज टू बी इंटीग्रेटेड टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। ऑल एग्जाम्स मस्ट बी कंडक्टेड ऑनलाइन, सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए। या पारंपरिक तरीकों के पक्ष में आईसीटी को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। तो देखिए एनईपी 2020 की बात करते हैं ना, तो ये तो डी तो बिल्कुल नहीं है, नजरअंदाज करने की तो बात ही नहीं करता। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए, ये भी नहीं कहता एनईपी 2020। ठीक है, आईसीटी को डिस्करेज करने की बात भी नहीं करता, यहाँ पे बात करता है एनईपी 2020 कि आईसीटी को टीचिंग लर्निंग में इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, सम्मिलित किया जाना चाहिए, एकीकृत किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023-4 की बात करें तो उसके अनुसार शिक्षा में आईसीटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन? पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकताओं को समाप्त करना। तो देखिए इस तरह के आंसर बहुत नेगेटिव होते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थी शिक्षक बातचीत को कम करना, ये भी नेगेटिव बहुत जा रहा है, नहीं होगा। शिक्षण और सीखने के अनुभव को बढ़ाना और सुविधाजनक बनाना, या गैर डिजिटल शिक्षण संसाधनों के प्रयोग को प्रतिबंधित करना। तो ये भी देखिए जो प्रतिबंधित है, तो ये भी काफी नेगेटिव सेंस में जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पॉजिटिव जो आंसर है, शिक्षण और अधिगम के अनुभव को बढ़ाना और सुविधाजनक बनाना। ठीक है, कई बार इस तरह के आंसर आते हैं ना, तो सिंपल सा उद्देश्य पूछा है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ जो वर्ड्स नेगेटिव होते हैं ना, आमतौर पर वो आंसर बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए उनको हटा के आप जो सबसे पॉजिटिव आंसर है आप उसको देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी परियोजना विद्यालयों में आईसीटी को एकीकृत करने के उद्देश्य से है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एम्ड एंड इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन स्कूल? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है, दीक्षा है, क्या राइट आंसर है? तो यहाँ पर राइट आंसर है क्या है? दीक्षा, डिजिटल नॉलेज, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य सरकारी, एक सरकारी परियोजना है जो विद्यालयों में आईसीटी को एकीकृत करने के उद्देश्य से ये स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो टोटल ये 50 क्वेश्चन का हमारा यूनिट 3 था। इसको आप अच्छे से करो ताकि आपकी यूनिट 3 की भी अच्छे से तैयारी हो सके। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।